नमस्कार साथियों। आज का टॉपिक अगर आप ये थंबनेल देख कर आए हैं तो टॉपिक जो है बोर्ड पे लिखा हुआ है और थंबनेल पे लिखा हुआ है और बोर्ड पे भी लिखा हुआ है हमने, इनडायरेक्ट टैक्स हाउ टू इम्पैक्ट ऑन आवर परचेजिंग पावर। ये जो हमारी परचेजिंग पावर होती है वो क्या होती है और इनडायरेक्ट टैक्स उस पर कैसे इम्पैक्ट डालते हैं, साथ ही साथ इसका सॉल्यूशन क्या है वो भी हम आपको इस बारे में बताएंगे। और इस चैनल में हम हमेशा कुछ हाइपोथेटिक सिचुएशंस के बारे में बात करते हैं, साथ ही साथ कुछ हाइपोथेटिक उसका सॉल्यूशन भी देते हैं। क्योंकि जो नॉर्मल सॉल्यूशन चल रहे हैं, जो प्रेजेंट में अवेलेबल है, जो स्ट्रक्चर, जाहिर बात है कि वो इतना समान नहीं है, क्योंकि लोगों के बीच थोड़ा सा डिफरेंस है। लोग अपनी मूलभूत आवश्यकताओं के लिए भी कहीं कहीं वंचित है, या कहीं कहीं वो थोड़ा सा अनजस्टिस दिखता है। मतलब उसको और अगर हम स्मूथ बना सकते हैं, हमारा प्रयास है उसको और स्मूथ बनाने का। और अगर वो लोगों को समझ आती है या लोगों को लगता है कि वो इम्पैक्टफुल हो सकता है उसके मुकाबले, क्योंकि हमेशा R&D करते रहना चाहिए। तो जो अभी स्ट्रक्चर चल रहा है, अगर उससे ज़्यादा संभावनाएं लगे किसी ऐसे स्ट्रक्चर में कि उसमें और समानता हो सकती है और उससे जो डिस्टेंस है लोगों के बीच आय का या टैक्स का, उसको कम किया जा सकता है, तो हमें निरंतर ऐसे प्रयास करते रहना चाहिए। तो एक हाइपोथेटिक सिचुएशन होती है, किसी पे हम क्रिटिसाइज नहीं करते। तो आज हम देखते हैं कि जो एक व्यक्ति की जो परचेजिंग पावर होती है उसमें जो इनडायरेक्ट टैक्स है वो क्या रोल निभाते हैं और साथ ही साथ इसको किस और तरीके से इम्प्रूव करा जा सकता है। तो देखिए, परचेजिंग पावर, सबसे पहले हम देखते हैं कि परचेजिंग पावर क्या होती है। तो परचेजिंग पावर, मान लीजिए कि कोई व्यक्ति है ए और कोई व्यक्ति है बी। तो अब इस व्यक्ति ने, मान लीजिए, 2 लाख रुपए की इसकी सालाना इनकम है और इस व्यक्ति की 20 लाख रुपए की सालाना इनकम है। इसे 2,10,000 कर लीजिए, 10,000। और इसे भी कर दीजिए आप 10 या 21 लाख कर लीजिए इसे, 21 लाख। अब इसमें मान लीजिए क्योंकि इसकी आय कम है तो इसकी बचत भी कम होगी। इनने 10,000 रुपए की सेविंग करी है और क्योंकि इसकी आय ज़्यादा है तो हो सकता है उसकी बचत भी ज़्यादा हो। तो इसकी हम 1 लाख की सेविंग मान लेते हैं। और उसके बाद जो खर्चे की आय है वो यानी कि 2 लाख, और इस व्यक्ति की 20 लाख है। यानी कि जो खर्च करेंगे वो होगा 2 लाख रुपए और वो ये होगी 20 लाख रुपए की। अब मूलतः हम मान लेते हैं कि ये दोनों ये पैसा खर्च कर देते हैं। जाहिर बात है कि जो बी है वो कुछ ऐसी आइटमें भी खरीदेगा जो कि एसेंशियल से ज़्यादा ऊपर होंगी, लग्जरी हो सकती है थोड़ी सी। जैसे उन्होंने अपनी सहूलियत के लिए मान लीजिए गाड़ी ले ली है जो जो कि बिल्कुल एसेंशियल में नहीं है। वो कोई टीवी लेना चाहते हैं, ये मान लीजिए एक नॉर्मल टीवी ले रहे हैं, ये बहुत बड़ा टीवी ले रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा एडवांस टीवी ले रहे हैं। तो हम उसकी बात नहीं कर रहे, हम बात कर रहे हैं एसेंशियल्स की। और एसेंशियल्स सभी चीज़ों पे जो भी हम खरीदते हैं उस पर एक टैक्स लगता है जो कि होता है इनडायरेक्ट टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्स के अंदर बहुत सारी चीज़ें होती है, जैसे कि जीएसटी होती है, कस्टम ड्यूटी होता है, वैट, एक्साइज, अदर ड्यूटी, कोई भी चीज़ हो सकती है। तो एक चीज़ हमेशा ध्यान देने योग्य बात यह है कि जो भी गुड्स की जो कीमत निकल के आती है एंड में, जो सेलिंग प्राइस निकल के आता है, उनमें ये सभी तरीके की चीज़ें जो एंड यूज़र उसको लेता है ये उस पर इम्पैक्ट करती है। यानी कि जो एंड यूज़र उसको कंज्यूम करेगा, बेचने वाले पे कभी इम्पैक्ट नहीं करती, क्योंकि वो तो अपना मार्जिन रख के बेच देगा। तो जो एंड में उसको कंज्यूम करेगा उस जीएसटी भी उसी पे पड़ता है, एंड यूज़र पे। कस्टम ड्यूटी अगर कोई इंपोर्ट करके लाता है तो वो कस्टम ड्यूटी अपनी कॉस्ट में ऐड करके एंड में उसको जो सेल कर देगा, और जो कंज्यूम करेगा उसको उसी पे ये इम्पैक्ट करती है। चाहे वैट हो, चाहे एक्साइज हो, चाहे कोई और किसी भी तरीके की गवर्नमेंट फीस जो बिजनेस में लगाई जाती है, तो एक बिजनेसमैन उसे भी अपनी कॉस्ट में ऐड करेगा, प्रोडक्ट की कॉस्ट में ऐड करेगा और एंड में उसको जो है सेल कर देगा सेलिंग प्राइस में, यानी कि एमआरपी में, या जो भी उसका सेलिंग प्राइस होता है उसमें इंक्लूड कर देगा। और एंड में जो उसको कंज्यूम करेगा वो इसको बियर करेगा। तो अब जो प्राइवेट स्ट्रक्चर है उसकी तो हम बात नहीं कर रहे, लेकिन ये सारी चीज़ें जो कि गवर्नमेंट के पार्ट पे होती है, और ये सारी की सारी चीज़ें इनडायरेक्ट है। ये किस व्यक्ति पे कितना रोल इम्पैक्ट करती है, इसकी गवर्नमेंट को भी मूलतः सही सही जानकारी हम मान के चल रहे हैं ऐसा, क्योंकि एक हाइपोथेटिक सिचुएशन की बात कर रहे हैं, नहीं होती है एज कंपेयर टू डायरेक्ट टैक्स। तो एक इसके अलावा जो गवर्नमेंट की जो दूसरी कमाई होती है, कमाई इसको लोग नॉर्मली भाषा में कहते हैं, मेरी भाषा में ये कमाई नहीं है, क्योंकि गवर्नमेंट कभी भी इनकम के लिए काम नहीं करती, वो वेलफेयर के लिए काम करती है। लेकिन उस वेलफेयर को करने के लिए एक स्ट्रक्चर बनाना होता है जिसमें कि कलेक्शन ऑफ इनकम और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, डिस्ट्रीब्यूशन, कलेक्शन ऑफ फंड और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फंड, ये है। फिर भी यहाँ पे हम दूसरा तरीका होता है फंड कलेक्शन का, वो होता है डायरेक्ट टैक्स। अब डायरेक्ट टैक्स में जो है
जो मेरी सामान्य बुद्धि कहती है कि गवर्नमेंट के पास, लोगों के पास तो नहीं इतना डाटा अवेलेबल। हालांकि ये डाटा भी हमको, हमारी तो मांग ये है कि ये इनकम टैक्स की साइड पे ही होना चाहिए क्राइटेरिया कि भाई 0 से 5 लाख में एग्जाम कितने व्यक्ति हैं, कितने पैन कार्ड है, कितना रजिस्ट्रेशन है, और 5 से 10 लाख व्यक्तियों से क्या टैक्स कलेक्ट हुआ, 10 से 20 लाख वाले से क्या कलेक्ट हुआ। तो एक रेशो एक बार आनी चाहिए, एक ऐसा स्ट्रक्चर आना चाहिए जिसमें कि पता चले कि कौन सा व्यक्ति, ये स्लैब है 5-5 लाख की, 10-10 लाख की स्लैब है, और उसमें किस आय वर्ग से कितना टैक्स कलेक्ट होता है। पर गवर्नमेंट पे ये डाटा जरूर इकट्ठा होगा कहीं ना कहीं। तो एक सोर्स होता है गवर्नमेंट का डायरेक्ट टैक्स है, और उसको वो ऊपर नीचे कर सकती है इजिली, क्योंकि उस पर एक पूरा स्ट्रक्चर अवेलेबल होता है कि मैं किस व्यक्ति से या किस वर्ग से क्या ले रही हूँ। लेकिन यहाँ पे इनडायरेक्ट टैक्स में ये चीज़ें उतनी स्पष्ट नहीं होती। तो अगर चीज़ों को ज़्यादा स्पष्ट करना है, ज़्यादा कोई मजबूत हमें नियम बनाना है जिसमें कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का वेलफेयर हो सके, तो उसके लिए हम पे डाटा भी ज़्यादा से ज़्यादा कॉन्क्रीट डाटा और स्ट्रक्चर डाटा अवेलेबल होना चाहिए। तो अभी ये डाटा कोई खास अवेलेबल नहीं होगा, मतलब मान के चलिए कि ये दोनों ही व्यक्ति कोई टीवी लेते हैं। अभी हम एसेंशियल सर्विसेज की बात कर रहे हैं, मतलब डॉक्टर की फीस ले रहे हैं, डॉक्टर की सर्विस ले रहे हैं, कोई बेसिक एंटरटेनमेंट के, भाई जाके पिक्चर ही देखी, पिक्चर का रेट भी सेम है, 200 रुपये की टिकट खरीदी कोई मूवी टिकट, मतलब आप ये मान के चलिए कि सारी सर्विसेज सेम है। कोई 200 रुपये की मूवी टिकट है, कोई डॉक्टर की फीस है जिसकी की फीस सिमिलर मान के चलते हैं, है ना, कोई टीवी है, एसी है, या कोई टू व्हीलर है, फोर व्हीलर को चलिए अभी हम मान लेते हैं कि थोड़ा सा बेसिक एसेंशियल से ऊपर है ना, पेट्रोल है, इलेक्ट्रिसिटी है। तो जो भी बेसिक एसेंशियल सर्विसेज में आती है, वो ये दोनों ही व्यक्ति कंज्यूम कर रहे हैं एक समान मात्रा में, मतलब दोनों की मात्राएं अलग हो सकती है, लेकिन एक समान मात्रा में अगर कंज्यूम देखा जाए, तो जो टैक्स का भार, जो इनडायरेक्ट टैक्स का भार इस व्यक्ति पे पड़ेगा। मान लीजिए इसकी जो परचेजिंग पावर है 2 लाख रुपए की है, और उसमें से एक आइडियली मान के चलते हैं कि 10%, अभी हम एक्चुअल टैक्स की बात नहीं करते कि भाई वो 10% है कि नहीं है, तो मान के चलते हैं कि इसमें से इनने जो है लगभग लगभग 20,000 रुपये का टैक्स, पूरे एक साल में जो भी सर्विसेज खरीदी 20,000 रुपये का टैक्स एक हाइपोथेटिकली मान के चल देते हैं, वो दे दिया है। और 1.80 की इसकी ने जो है 2 लाख की इनकम जो थी, उसके बदले इसको सिर्फ 1.8 लाख की ही सर्विसेज मिली है या गुड्स मिली है, क्योंकि 20,000 रुपये ने टैक्स के रूप में दे दिए। सिमिलरली हम इसका मान लेते हैं कि 20 लाख रुपए में से अभी ये 2 लाख का तो 10% है। हालांकि कुछ लोग गणितज्ञ कहेंगे कि जी 2 लाख का 10% नहीं, 2 लाख में इंक्लूडिंग है 10%, वो अलग निकलेगा। पर अभी हम मोटा मोटा मान लेते हैं, और यहाँ पे इसको 2 लाख मान लेते हैं, और यहाँ पे इसकी 18 लाख की मान लेते हैं। अब बेशक इनने 20,000 रुपये दिया, इनने टैक्स का 2 लाख रुपए दिया, लेकिन इसके लिए 20,000 रुपये की महत्व ज्यादा है, इसके लिए 20,000 रुपये का महत्व ज्यादा है बजाय इसके 2 लाख रुपए के। लेकिन परसेंटेज में ये दोनों अभी हमने इक्वल माने हैं, जबकि ऐसा होता नहीं है। अमूमन जो वर्ग है उसमें अलग 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 तरीके के होते हैं। तो ये भी एक जो है, मतलब व्यक्तियों में तनाव रहता है कि भाई जो है लग्जरी, वो कोई वर्ग कहेगा कि जी लग्जरी गुड्स जो है उस पर ज़्यादा से ज़्यादा टैक्स लगाओ, जबकि टैक्स की सच्चाई है कि कोई भी व्यक्ति वो टैक्स देना नहीं चाहता। और सच्चाई ये भी है कि बिना टैक्स कलेक्ट करे जो कोई भी गवर्नमेंट चीज़ों को लगातार निरंतर दे नहीं सकती, ये क्योंकि एक रोटेशन है। तो ये रोटेशन है, तो ये जितना लंबे समय तक चलाना है टैक्स की व्यवस्था को, उतना ही सुव्यवस्थित होना चाहिए, यानी कि सभी लोगों को देना चाहिए। तो टैक्स देने के पक्ष में हम है, लेकिन हर बात पे ये नहीं होना चाहिए कि भाई अमीरों से टैक्स लो, गरीबों से टैक्स मत लो। हाँ, एक टैक्स का स्ट्रक्चर ऐसा होना चाहिए कि एक लिमिट है, एसेंशियल है, उसमें टैक्स देने वाले व्यक्ति जो कि उस रेखा से नीचे है वो कम से कम आए। एग्जाम्पल के तौर पर अगर मैं बात करूँ, तो जैसे इनकम टैक्स के अंदर बड़ा सीधा सा है कि 0 से 2.5 लाख, या मान के चलिए 0 से 5 लाख, कुछ एक्स्ट्रा एड ऑन मिल जाते हैं तो उससे 5 लाख तक शायद ये हो जाती है। तो 5 लाख तक जिसकी आय है,
उसको किसी भी प्रकार का टैक्स देने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे सीधा सीधा एक ऐसा स्ट्रक्चर है कि भाई अगर आप 5 लाख तक है तो आपको देने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे सीधा सीधा लोगों की मदद हो जाती है। अगर हम इसको स्लैब को ख़त्म कर देंगे तो जाहिर बात है उन पर भार पड़ेगा। लेकिन बड़े सुव्यवस्थित ढंग से हम ये तय कर सकते हैं कि एक एसेंशियल जीवन जीने के लिए हमें कितनी आय की जरूरत है और उसमें किसी भी प्रकार के टैक्स का बोझ नहीं पड़ना चाहिए। लेकिन इनडायरेक्ट टैक्स में ये बात अगर सरकार देना भी चाहे तो वो तय नहीं कर सकती कि एंड यूजर जो है उसकी इनकम क्या है, क्योंकि हर बात पे इनकम पूछना या इनकम को वो करना वो सही नहीं होता। उसमें क्या होता है कि अंतर्भेद हो जाता है अमीर गरीब के बीच में। तो अगर व्यक्ति व्यक्ति का ही दुश्मन हो जाएगा तो फिर देश कैसे तरक्की करेगा। तो नियम ऐसे होने चाहिए जिसमें कि हम एक दूसरे के सहायक हो, एक दूसरे के साथी हो, ना कि हर बात पे हम गरीब है तुम अमीर हो, ये होते रहना चाहिए। तो जाहिर बात है इसका तरीका क्या है? इसका तरीका ये है कि ये जो इनडायरेक्ट टैक्स है, क्योंकि ये सही सही आंकड़ा प्रस्तुत ही नहीं कर सकते कि हमने एंड यूज़र जो था वो हमारा किस कैटेगरी का था, तो इसको तो कम से कम ही रखना चाहिए। इसको ज़्यादा से ज़्यादा रखना ही नहीं चाहिए, क्योंकि जो टैक्स ये बता ना सके कि वो एंड यूज़र उसका क्या है, उसकी श्रेणी क्या है, उसकी आय वर्ग क्या है, तो उसको कम से कम रखना चाहिए। इसका मतलब ये है कि हम यहाँ पे एक नए टैक्स की डिमांड करते हैं या राय देते हैं। डिमांड नहीं कर रहे, राय देते हैं। राय राय देना कहना ज़्यादा अच्छा रहेगा। डिमांड उसका नाम है, आप उसका नाम कुछ भी रख सकते हैं। हमने उसका नाम वैसे CSI रखा है। CSI मतलब सेंट्रल एंड स्टेट इंश्योरेंस कह लीजिए, इनकॉर्पोरेशन कह लीजिए। अब इस टैक्स में क्या होगा? इस टैक्स में पहली बात तो ये है कि डायरेक्ट टैक्स की ही तरह हम कुछ क्राइटेरिया बना सकते हैं। जैसे कि अभी जो हमने काल्पनिक अपने दिमाग में इस टैक्स का स्ट्रक्चर रखा है, वो इस तरीके का रखा है कि ये टैक्स सिर्फ रिसीप्ट पे लगेगा, और वो रिसीप्ट जो आपके सेविंग में होगी। सेविंग रिसीप्ट ईयरली मतलब पूरे साल में जो भी पैसा आएगा आपके सेविंग अकाउंट में, करंट अकाउंट की बात नहीं हो रही यहाँ पे। जो करंट अकाउंट है वो एग्जम्प्ट होगा, वो एग्जम्प्ट होगा, उस पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। लेकिन आपका जो सेविंग है उसमें ईयरली जो रिसीप्ट आएगी उसमें एक पर्टिकुलर अमाउंट तक हम ईयरली एग्जाम दे सकते हैं। मान लीजिए जैसे कि हमें लगता है कि भाई 0 से 5 लाख, जैसे डायरेक्ट टैक्स ही है, उसमें 5 लाख तक मान लीजिए एग्जाम्ट है, या 2.5 लाख तक एग्जाम्ट है, या जो भी एग्जामेशन होती है उस उतना एग्जाम्ट कर लीजिए, या उससे भी 2-3 लाख रुपए ज़्यादा कर लीजिए। क्योंकि कोई व्यक्ति कहेगा कि जी मैंने तो अपना ही कैश निकाला फिर जमा कर लिया, या एक बैंक से दूसरे बैंक में करा, दूसरे से तीसरे में करा। तो मान लीजिए इसकी लिमिट है 5 लाख, तो सपोज डेट इसकी लिमिट आप 10 लाख कर दीजिए। 10 लाख रुपए तक आपकी सालाना रिसिप्ट होती है अगर बैंक में, सभी बैंकों को मिला के, क्योंकि कैश का तो कोई कैलकुलेशन हो नहीं सकता। तो तरीका क्या है कि आप बैंकों की रिसिप्ट पकड़ लीजिए। अगर आपकी 0 से 10 लाख है तो आपको टैक्स देना है नील, और इससे ऊपर आप क्राइटेरिया बना दीजिए कि 10 लाख की तो अच्छा। इनकम टैक्स में क्या है कि अगर आपकी पर्टिकुलर अमाउंट से ज़्यादा इनकम होती है तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो एक पर्टिकुलर अगर आपकी इनकम जो है एक क्राइटेरिया से ज़्यादा हो जाती है तो यहाँ पे जो आई थिंक सही सही तो मुझे भी ध्यान नहीं है, बट शायद 87 ही होती है, तो 87A की एग्जाम्पशन हट जाती है, या जो भी जिस भी सेक्शन के थ्रू ये मिलती है वो हट जाती है। तो बेसिक वो उसकी 2.5 लाख रुपए ले जाती है, ये सभी को मिलती है। तो सभी को जो क्राइटेरिया है, जो बेसिक क्राइटेरिया है वो सभी को मिलना चाहिए, वो उसकी इनकम के अकॉर्डिंग हटना नहीं चाहिए। यानी कि 0 से 10 लाख रुपए मान लीजिए सभी को मिल गया, उसमें गरीब वर्ग और अमीर का कोई वर्ग नहीं, क्योंकि ये चीज़ें कम से कम होनी चाहिए। हमें हर बार गरीब और अमीर का डिफरेंस क्रिएट नहीं करना चाहिए। अब इससे ऊपर जो भी है, मान लीजिए 10 लाख से ऊपर जो भी है इसकी रिसिप्ट है मान लीजिए 90 लाख। अब 90 में से 10 गए, 80 बचे, यहाँ पे 80 लाख बचे। अब इस 80 लाख पे परसेंटेज आपको जो भी रखना हो, जो भी सरकार रखेगी वो सभी पे एप्लीकेबल होगी। मान लीजिए सरकार ने रख लिया कि जी 6% आपको टैक्स देना होगा, तो इसने 4,80,000 रुपये दे दिया। किसी की 10,80,000 है, उनने 80,000 पे 6,000 दे दिया, यानी कि 8 48,00 दे दिया। किसी की 80 करोड़ है तो उसने 10 लाख रुपए एग्जाम करके जो भी टैक्स बनता है दे दिया। किसी की 800 करोड़ है तो उनने एग्जाम करके दे दिया। तो किसी की 80 करोड़ है तो उनने उस हिसाब से दे दिया। तो कहने का तात्पर्य है कि यहाँ पे
अमीर गरीब का कोई अंतर नहीं है, जैसी जिस व्यक्ति की रिसिप्ट है उसके अकॉर्डिंग उन्होंने दे दिया। अब उसमें बात ये आएगी कि भाई कोई व्यक्ति कह सकता है कि जी मैंने लोन लिया है, ये लिया है, वो लिया है। तो पहले तो इसका सबसे पहला फायदा ये होगा कि लोग अपने फालतू के अकाउंट बंद कर देंगे। सेविंग अकाउंट जो उन्होंने 4-4, 5-5, 6 खुलवा रखे होंगे, यूं ही खुलवा रखे होंगे, वो बंद कर देंगे। साथ ही साथ लोग सीधी सीधी ट्रांजेक्शन ज़्यादा करेंगे, यानी कि अगर मुझे पैसा लेना है तभी मैं लूँगा, मैं फालतू के पैसे लूँगा ही नहीं। और जो पेमेंटें हैं वो सपोर्टेड, मुझे लोन लेना है तो मुझे जहाँ पे पेमेंट करनी है मैं सीधा वहीं डलवा दूंगा, मैं अपने अकाउंट में लूँगा ही क्यों, डायरेक्ट पेमेंट करवा दूंगा ना। क्योंकि देखिए पेमेंट जाएगी, जब वो रिसिप्ट आएगी तो जिसके अकाउंट में आएगी उसका ही कैलकुलेशन होगा। तो धीरे धीरे वो लोगों को थोड़ी परेशानियाँ होंगी, समझ में भी नहीं आएगा, लेकिन धीरे धीरे जब लोगों के समझ आएगा तो इसमें एक चीज़ ये है कि जितना भी मान लीजिए गवर्नमेंट को फंड चाहिए तो उस अकॉर्डिंग वो इसको बढ़ा सकती है, यानी कि 6 की जगह 7 कर सकती है, 7 की जगह 8 कर सकती है। अब आप कहेंगे कि लोग सेविंग अकाउंट में पैसा ही रखना छोड़ देंगे, लोग करंट अकाउंट में पैसा रख लेंगे, बिल्कुल रख सकते हैं। तो यहाँ पे अंतर क्या होगा, सेविंग में अगर आप पैसा रखते हैं तो आपको ब्याज मिलता है, 4% हो गया या 5% हो गया या 6% हो गया, आपको ब्याज मिलता है। जबकि करंट अकाउंट में आपने ब्याज दिया, मतलब ब्याज आपको मिला नहीं, तो जाहिर बात है जो इनकम आपकी होनी थी वो हुई नहीं। तो जो आपने पैसे ही वैसे ही पैसा दे दिया करंट अकाउंट में, आपके सरप्लस पैसा रहेगा जिस पर आपको कोई ब्याज मिलेगा नहीं। साथ ही करंट अकाउंट को मेंटेन करने के पैसे अलग से देने पड़ते हैं। तो यानी कि आपने यहाँ पे तो टैक्स बचा लिया, लेकिन यहाँ से जो आपको सेविंग पे ब्याज मिल सकता है वो चला गया, करंट में आपके बैंक चार्जेस चले गए। और भी 50 तरीके के करंट अकाउंट हर एक का खुलता नहीं, आपको पहले एक बिजनेस दिखाना होगा, बिजनेस दिखाना होगा तो उसमें आपको और 50 तरीके के रजिस्ट्रेशन लेने हो सकते हैं, उनमें भी एम्प्लॉयमेंट जनरेट होती है, कुछ लोगों को काम मिलेगा, कोई रिटर्न भरेगा, कोई कुछ करेगा। तो गवर्नमेंट का मूल काम है कि एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो, एक बेसिक जो फ्लो है वो बना रहे, पैसे का फ्लो बना रहे, लोगों की परचेजिंग पावर बढ़े। जबकि साथ ही साथ जो टैक्स है, जो जिसके माध्यम से वो टैक्स कलेक्ट कर रही है, वो भी स्ट्रक्चर ऐसा होना चाहिए जिससे कि वो किस वर्ग पे, फाइनेंशियल वर्ग का मेरा मतलब ये फाइनेंशियल, यहाँ फाइनेंशियल की बात हो रही है तो वो किसी जाति से नहीं बल्कि उसके फाइनेंशियल से लेना देना है कि भाई वो व्यक्ति जो है किसी व्यक्ति के लिए 2 लाख भी कोई महत्व नहीं रखता होगा और किसी व्यक्ति के लिए 20,000 भी बहुत महत्व रखता होगा। तो जो 2 लाख रुपए कमा रहा है या लाख रुपए कमा रहा है, जाहिर बात है अगर उससे सरकार इनडायरेक्ट टैक्स के रूप में 10-20 हज़ार रुपये ले रही है तो उसके लिए तो वो बहुत बड़ी बात है। और साथ ही साथ अगर यहाँ पे देखिए सीएसआई की एक खास बात और होगी, यहाँ पे सरकार कमिटेड होगी कि उसको क्या क्या सर्विसेज आपको दे दी है ये कंफर्म होगी और एक मिक्स स्ट्रक्चर होगा। तो अब मान लीजिए सीएसआई के अंदर सरकार कमिटेड है कि आपको वो एजुकेशन भी देगी, वो आपको ट्रांसपोर्ट भी देगी, वो आपको मेडिकल भी देगी। तो क्योंकि वो सभी वर्गों से ले रही है, अब जो मान के चलिए कि जिसकी 80 करोड़ की बैंक में रिसिप्ट है और वो जो देगा बैंक में, मान लीजिए अभी इसका 10% मान लीजिए कि सरकार ने धीरे धीरे देखा 2-4 साल बाद कि हमें तो थे नहीं, हमें तो भैया 10% से जो है सारी चीज़ों को मैनेज कर सकते हैं, तो उसको 10% कर सकती है, इजीली कर सकती है। और लोगों को देने में कोई दिक्कत भी नहीं होगी, क्योंकि अगर ये 80 करोड़ वाला 10% देगा यानी कि 8 करोड़ देगा तो वो ये सारी चीज़ों को यूटिलाइज भी करेगा। और यहाँ पे जो ऑडियंस है जो उसको यूटिलाइज करेगी गवर्नमेंट की सर्विसेज को, वो भी एक मिक्स एंड मैच हो जाएगा। यानी कि अभी क्या होता है, मूल्यतः क्या होता है, सरकारी अस्पताल में या सरकारी स्कूलों में अमूमन लोगों की ये सोच बनी हुई है कि यहाँ पे जो व्यक्ति आते हैं वो गरीब तबके के आते हैं या गरीब वर्ग के आते हैं। तो वो क्योंकि एक अमीर व्यक्ति भी इतना अच्छा टैक्स देगा तो वो भी यहाँ जाने लगेगा। और एक जो मिक्स एंड मैच पॉपुलेशन है और मिक्स एंड मैच क्राइटेरिया आएगा, तो जो सरकार है उसे भी नहीं पता कि सामने वाला है कौन, हो सकता है वो बहुत पढ़ा लिखा हो, बहुत ही टैक्स देने वाला हो, तो वो ऐसे में उसे पता होगा कि मुझे कहाँ कंप्लेंट करनी है, कहाँ क्या करना है। तो जब एक मिक्स एंड मैच पॉपुलेशन जो है इन सर्विसेज को यूटिलाइज करने लगेगी तो आप देखेंगे कि इनकी जो क्वालिटी है वो भी धीरे 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 इम्प्रूव हो जाएगी। क्योंकि अभी तो मोस्टली ये सोच लोगों के दिमाग में बसी हुई है कि इनको जो यूटिलाइज करता है, यानी कि सरकारी स्कूल में या सरकारी अस्पतालों में गरीब तबके के लोग ज़्यादा जाते हैं। और आप अगर सर्वे भी करेंगे तो शायद ऐसा देखने को मिलता होगा। बट मुख्यतः जब टैक्स देने वाली ही ऑडियंस मिक्स एंड मैच हो जाएगी तो सर्विसेज में भी जब मिक्स एंड मैच आ जाएगा तो
आपको ये पता ही नहीं चलेगा कि हम सर्विस दे किसको रहे हैं, तो सर्विसों की गुणवत्ता भी इम्प्रूव होगी। तो इसी तरीके से आज के इस स्ट्रक्चर में जो था हमारा टॉपिक यही था कि परचेजिंग पावर क्या है, उस पर इनडायरेक्ट टैक्स किस तरीके से इम्पैक्ट डालते हैं, उसको रिड्यूस किस तरीके से करा जा सकता है CSI। और इस पूरे स्ट्रक्चर में अगर आपको कुछ अच्छा लगा हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, अपने सुझाव दे सकते हैं, क्योंकि इस हम अपने चैनल पे हमेशा हाइपोथेटिक सिचुएशंस को रख के बात करते हैं। फैक्ट से उसका सीधे सीधे इतना नाता नहीं होता, लेकिन एक देश के एक नागरिक होने के नाते हम अपनी जिम्मेदारी मानते हैं कि हम भी कुछ आउटपुट दे सके, कुछ इनपुट दे सके, कुछ सुझाव दे सके। जाहिर बात है उनमें से कुछ सुझाव ऐसे हो सकते हैं जो कि यूज़फुल हो सकते हैं, कुछ सुझाव ऐसे हो सकते हैं क्योंकि हर क्राइटेरिया पे सही ना उतरते हो। तो अगर कुछ ऐसे सुझाव हो जो कि यूज़फुल हो और उनको इम्पैक्टफुल किया जा सके तो हमें बिल्कुल करने चाहिए। बाकी ये सारी चीज़ें आपके लिए थी। कुछ यूट्यूब पे हम बेहतर देखें, सोचें, बनाएं, इसी का एक प्रयास है। और इसी के साथ इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद।